13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक कड़ी सुरक्षा वाले प्रिजनर ऑफ वॉर यानी POW कैंप में वो रात इतिहास बनाने वाली थी। यही वो कैंप था जहां 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय वायुसेना के 12 पायलटों को बंदी बनाकर रखा गया था। कैंप की सुरक्षा इतनी सख्त थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ से कोई जिंदा बाहर निकल पाएगा। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, दीवारों के ऊपर कंटीले तार और हर जगह हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। लेकिन इसी नामुमकिन जगह पर 3 ऐसे भारतीय पायलट मौजूद थे जिनके इरादे किसी दीवार, किसी तार और किसी बंदूक से डरने वाले नहीं थे। उन्होंने इस जेल से कुछ इस तरह भागने की योजना बनाई जिसे देख पाकिस्तानियों के होश उड़ गए। इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1971 से, जब भारत और पाकिस्तान के बीच जोरदार युद्ध चल रहा था। जमीन पर भारतीय सेना हर मोर्चे पर पाकिस्तान को पीछे धकेल रही थी, लेकिन आसमान में हालात उतने आसान नहीं थे। पाकिस्तान के जफरवाल शहर के पास बना एक ऊंचा वॉच टावर भारतीय वायुसेना के लिए बड़ी परेशानी बन गया था। वहां से पाकिस्तानी सेना भारतीय मूवमेंट पर नजर रखती थी और कई बार भारतीय विमानों पर सटीक फायरिंग भी की जाती थी। इस वॉच टावर को तबाह करने की जिम्मेदारी दी गई भारतीय वायुसेना के जाबाज पायलट दिलीप पारुलकर को। दिलीप पारुलकर अपने साहस, अनुशासन और हिम्मत के लिए जाने जाते थे। उन्हें पता था कि मिशन आसान नहीं है, लेकिन देश के लिए जोखिम उठाना जरूरी था। 10 दिसंबर 1971 को दिलीप पारुलकर अपने सुखोई 7 फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। जैसे ही वे वॉच टावर के पास पहुंचे, पाकिस्तान की एंटी एयरक्राफ्ट गनों से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी गई। गोलियां सीधे उनके जेट की तरफ आ रही थी। कुछ ही पलों में उनका विमान पूरी तरह डैमेज हो गया। हालात बिगड़ते देख पारुलकर ने बिना समय गंवाए पैराशूट खोल दिया। उनकी जान तो बच गई, लेकिन किस्मत ने उन्हें दुश्मन देश की जमीन पर उतार दिया। जमीन पर उतरते वक्त पारुलकर पहले से ही घायल थे। दर्द से जूझते हुए वे खुद को संभाल ही रहे थे कि आसपास के पाकिस्तानी लोग वहां जमा होने लगे। भीड़ दुश्मन दुश्मन चिल्लाने लगी। देखते ही देखते लोगों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। मारपीट के कारण पारुलकर बेहोश हो गए। थोड़ी भी देर हो जाती तो शायद भीड़ उन्हें जान से मार देती, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए। सैनिकों ने भीड़ को हटाया और इस तरह दिलीप पारुलकर को मौत के मुंह से निकालकर हिरासत में ले लिया गया। जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक अंधेरी और सीलन भरी कोठरी में पाया। सामने एक पाकिस्तानी अधिकारी खड़ा था। उसने कागज और पेंसिल उनकी तरफ बढ़ाई और कहा, आदमपुर एयरबेस का नक्शा बनाओ। आदमपुर एयरबेस भारतीय वायुसेना का एक बेहद अहम ठिकाना था। पारुलकर ने तुरंत मना कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर का सिलसिला। आखिरकार भारी दबाव में आकर पारुलकर ने नक्शा बना दिया। पाकिस्तानी अधिकारी बहुत खुश हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह गुस्से में वापस लौटा। असल में पारुलकर ने आदमपुर एयरबेस का नहीं बल्कि मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना दिया था। गुस्से में अधिकारी ने उसे सजा सुना दी, पूरी रात कोठरी के एक कोने में खड़े रहो। एक गार्ड को आदेश दिया गया कि पारुलकर जैसे ही बैठे तो उसे गोली मार दी जाए। पूरी रात पारुलकर खड़े रहे। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन गार्ड को उन पर तरस आ गया। उसने धीरे से कहा, सुबह तक बैठ जाओ, अगर कोई आएगा तो खांस दूंगा, तब तुम खड़े हो जाना। इसके बाद कई रातें पारुलकर ने उसी अंधेरी कोठरी में बिताई। लगातार टॉर्चर किया गया, लेकिन पारुलकर ने अपने मुंह से कुछ नहीं बताया। आखिरकार पाकिस्तानी अधिकारी भी थक गए और कुछ दिनों बाद उन्हें बाकी भारतीय बंदियों के साथ एक ही कैंप में डाल दिया गया। यही था रावलपिंडी का POW कैंप, जहां भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। यहाँ पारुलकर को पता चला कि बाकी साथियों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव हुआ था। सबने दर्द सहा था, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। इस कैंप के इंचार्ज थे उस्मान हामिद। वे भारतीय पायलटों के साथ सम्मान से पेश आते थे। हालांकि कई पाकिस्तानी अधिकारियों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसी उस्मान हामिद ने भारतीय पायलटों को एक कैसेट प्लेयर और एटलस दिया। 25 दिसंबर 1971 को कैंप में खबर पहुंची कि ढाका में पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया है। भारत युद्ध जीत चुका है। 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत की कैद में थे। कैंप में खुशी की लहर दौड़ गई। सबको लगा कि अब जल्द ही वे घर लौटेंगे, लेकिन दिलीप पारुलकर का मन कुछ और कह रहा था। उन्हें पता था कि कैदियों की अदला बदली में लंबा वक्त लग सकता है। उन्होंने साथियों से कहा, अगर हम यहाँ बैठे रहे तो शायद सालों लग जाएंगे। क्यों ना हम खुद ही कोई रास्ता निकालें। पहली बार किसी ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन पारुलकर ने हार नहीं मानी। उनके दिमाग में एक बीज पड़ चुका था, आजादी का बीज, और यही बीज आने वाले महीनों में एक ऐसी योजना में बदलने वाला था जो रावलपिंडी की दीवारों को हिला देने वाली थी। 25 दिसंबर 1971 के बाद रावलपिंडी POW कैंप में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। बाहर की दुनिया में जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन 12 पायलटों के लिए लड़ाई अभी बाकी थी। सबको उम्मीद थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध बंदियों की अदला बदली जल्द होगी, लेकिन दिन बीतते गए
गए, हफ्ते गुजर गए और कोई ठोस खबर नहीं आई। दिलीप पारुलकर को अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि सरकारों की बातचीत में बहुत समय लग सकता है। उनका मन मानने को तैयार नहीं था कि वे बस इंतजार करते रहे। उनके लिए आजादी का मतलब था खुद के दम पर निकलना। शुरुआत में उन्होंने एक योजना सोची। जब रात को टॉयलेट जाने के लिए एक सिपाही उनके साथ आता था, तब उसकी बंदूक छीनकर उसे ढाल बनाकर बाहर निकलने का प्लान बनाया गया। लेकिन यह रास्ता जोखिम भरा था, इसीलिए उसने यह योजना खुद ही छोड़ दी। भारत सरकार की ओर से भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। इसी दौरान कैंप में मायूसी बढ़ने लगी। तब पारुलकर ने एक बार फिर अपने साथियों से बात की। इस बार दो लोग आगे आए, एम.एस. ग्रेवाल और हरीश सिन्हा जी। तीनों ने तय किया कि अगर किस्मत ने मौका दिया है तो उसका इस्तेमाल जरूर करेंगे। अब शुरू हुआ असली प्लान। सबसे पहले उन्होंने कैंप के इंचार्ज उस्मान हमीद द्वारा दिया गया एटलस ध्यान से पढ़ना शुरू किया। रात रात भर वे नक्शे देखते, रास्ते समझते और संभावित रास्तों की तलाश करते रहे। प्लान साफ था। जेल से निकलने के बाद वे सीधे अफगानिस्तान की ओर जाएंगे और वहां से किसी तरह भारत पहुंचने की कोशिश करेंगे। अगला कदम था सही जेल चुनना। उन्हें ऐसी जेल चाहिए थी जो कैंप की बाहरी दीवार से बेहद पास हो, जहां गार्ड कम आते जाते हों। काफी निरीक्षण के बाद उनकी नजर पड़ी जेल नंबर 4 पर। लेकिन उस जेल में शिफ्ट होना आसान नहीं था। यहीं पारुलकर की समझदारी काम आई। उनका व्यवहार गार्डों के साथ हमेशा से अच्छा रहा था। इसी का फायदा उठाकर पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह जी जेल नंबर 4 में शिफ्ट हो गए। लेकिन उस जेल में पहले से एक भारतीय पायलट मौजूद थे, विद्याधर शंकर चाटी। चाटी भागने के प्लान में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन मदद के लिए तैयार थे। अब असली चुनौती थी दीवार में सुरंग बनाना। जेल की दीवार लगभग 18 इंच मोटी थी। बिना किसी औजार के इसे तोड़ना नामुमकिन था। लेकिन किस्मत फिर एक बार उनके साथ थी। किसी तरह उन्होंने एक कैंची और स्क्रू ड्राइवर चुरा लिए। हर रात ठीक 12 बजे से 1 बजे तक बेड के नीचे जाकर एक आधी दीवार कुरेदता, बाकी 3 पहरा देते। दीवार से निकलने वाली मिट्टी और सीमेंट को बेड के नीचे छुपा दिया जाता ताकि गार्ड की नजर उस पर न पड़े। उस रात खतरा उनके बहुत करीब आ गया था। एक गार्ड ने बाहर से झांक कर देखा और उसे लगा कि जेल में सिर्फ 3 पायलट ही मौजूद हैं, जबकि उसी समय हरीश सिंह जी बिस्तर के नीचे छिपे हुए थे। गार्ड ने आवाज लगाई, लेकिन तीनों पायलटों ने सोने का नाटक किया। गार्ड तुरंत भागकर उस्मान हामिद को बुलाने चला गया। उसी पल हरीश सिंह जी बिस्तर के नीचे से बाहर निकले और अपनी जगह पर आकर लेट गए। कुछ ही देर में उस्मान हामिद वहां पहुंचे और चारों पायलटों को देखा। सब कुछ सामान्य देखकर उन्होंने गार्ड को ही डांट दिया। दिन बीतते गए और हफ्ते धीरे धीरे महीनों में बदल गए। वे धीरे धीरे दीवार की ईंटों से सीमेंट निकालते और फिर ईंटों को वैसे ही सलीके से लगा देते ताकि बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगे। उन्हें पता था कि जेल से निकलने के बाद असली कठिनाइयां शुरू होने वाली हैं, इसीलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। पारुलकर को घर से जो कपड़े मिले थे उन्होंने जेल के दर्जियों को पैसे देकर तीनों के लिए पठानी सूट सिलवाए ताकि बाहर निकलने के बाद वे आम लोगों की भीड़ में आसानी से घुल मिल सकें। धीरे धीरे छेद इतना बड़ा हो गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। आखिरी परत को जानबूझकर छोड़ दिया गया ताकि भागने वाली रात उसे आसानी से तोड़ा जा सके। 13 अगस्त 1972 की रात रावलपिंडी के POW कैंप में मूसलाधार बारिश हो रही थी। यही वह रात थी जिसका पारुलकर को महीनों से इंतजार था। आधी रात के बाद पारुलकर ने दीवार की आखिरी परत को धीरे धीरे तोड़ा और एक एक करके तीनों उस छेद से बाहर निकल आए। बाहर आते ही वे सीधे बाहरी दीवार की ओर भागे। उन्होंने कुछ कपड़ों को बांधकर एक रस्सी बनाई, उसे ऊपर फेंका और दीवार में अटका दिया। सबसे पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में हरीश सिंह जी दीवार फांदकर दूसरी तरफ उतर गए। तीनों तेजी से भागते हुए बस स्टेशन पहुंचे। किस्मत उनके साथ थी। उन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह करीब 6 बजे वे पेशावर पहुंच गए। यहाँ सबसे बड़ा खतरा पहचान का था। अगर उनसे कलमा पढ़ने को कहा जाता या मेडिकल चेकअप होता तो वे तुरंत पकड़े जाते। पेशावर से उन्होंने एक और बस ली और सुबह करीब 9 बजे लंडी कोटल पहुंच गए। उधर 11 बजे रावलपिंडी के POW कैंप में हड़कंप मच चुका था। पाकिस्तानी सैनिकों को पता चल गया था कि तीनों पायलट भाग चुके हैं। जब गार्ड उनके बैरक में पहुंचे और दीवार में बनी वह सुरंग देखी तो कुछ पलों के लिए सब सन्न रह गए। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बाद भी यह नामुमकिन काम हो गया। उधर जेल से निकल चुके तीनों पायलटों के सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती खड़ी थी। अब उन्हें अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए तोरखम बॉर्डर पार करना था, जो वहां से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी कम थी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें रास्ता बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने अपने पास रखा एटलस देखा, जिसमें तोरखम बॉर्डर के पास एक जगह दिखाई गई थी, लंडी खाना रेलवे स्टेशन। रंडी खाना रेलवे स्टेशन 1932 में ही बंद हो गया था। तीनों एक चाय की टपरी पर पहुंचे और वहां पूछा, लंडी खाना कैसे जाए? ये सुनते ही आसपास के लोग उन्हें घूरने लगे। तभी एक आदमी ने पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो और कहां जा रहे हो? पारुलकर ने जवाब दिया, हम पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, छुट्टी पर हैं और घूमने जा रहे हैं। दुर्भाग्य से वह आदमी तहसीलदार का क्लर्क था। उसे शक हो गया। उसने कहा, यहाँ इस नाम की कोई जगह नहीं है। तुम तीनों बंगाली हो ना और अफगानिस्तान भाग रहे हो? ग्रेवाल ने हंसते हुए कहा, क्या हम आपको बंगाली लगते हैं? उन तीनों को तहसीलदार के पास ले जाया गया। उन्होंने खुद को पाकिस्तानी एयरफोर्स
एयरफोर्स ऑफिसर बताया, लेकिन तहसीलदार ने भरोसा नहीं किया। आखिरी दांव खेलते हुए पारुलकर ने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो आप ऑफिसर उस्मान हामिद से पूछ लीजिए। पारुलकर को लगा इससे वे बच जाएंगे, लेकिन इसी बात से वे पकड़े गए। तहसीलदार ने उस्मान हामिद को फोन किया और अगले ही पल पाकिस्तानी सैनिक आए और उसे अपने साथ ले गए।